अगर ये हमसे सवाल पूछ ले कि अगर मान लो कोई सरल आवर्त गति कोई सरल लोलक कर रहा है तो उसका एक कंप्लीट दोलन होगा, तो उस दोलन के दौरान उसने आयाम कितना कवर किया होगा, तो 4 गुना आयाम जितना भी होता है उसका 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि साम्यावस्था से जितनी बार गुजरता है उसका आधा करते हैं पूर्ण दोलनों की संख्या निकलती है। जब घटता है आवर्तकाल कम हो जाता है, इसका मतलब जल्दी जल्दी चक्कर लगा रही है, तो घड़ी तीव्र हो गई है। और आवर्तकाल जब बढ़ गया, मतलब ऐसे से चल रहा है, आराम से चल रहा है, ऐसे अगर चल रहा है ऐसे आराम से, तो आवर्तकाल बढ़ गया है, घड़ी सुस्त हो गई है, ये हम याद रखें। तो अगर हाँ इसका उल्टा होगा, जैसे मान लो कोई खड़े होकर झूला झूल रहा है और अचानक से बैठ गया, तो फिर झूला सुस्त हो जाएगा, और बैठा है खड़ा हो गया तो तीव्र हो जाएगा। ये हम दोनों तरफ से ये याद रखेंगे। जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है, तो जिस वेग से पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है उसी वेग से वह तुल्यकालिक उपग्रह भी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति करता है। तो कुल मिलाकर वो दोनों स्थिर नजर आते हैं। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 54th लेक्चर है, 54वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 53 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने समझा घूर्णन गति क्या होती है और ग्रहों की गति क्या होती है और ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम क्या है, उसको हमने डिटेल में समझा था। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिकल मोशन आखिरकार क्या होती है और इससे किस तरह से सवाल हमारे बन सकते हैं। तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद सरल आवर्त गति आपको कभी जीवन में दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी, अगर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ डेटा समाहित किया है, वो सब डेटा समाहित किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी जो सीरीज चल रही है ये समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम आज कंप्लीट करते हैं कि आखिरकार सरल आवर्त गति क्या होता है। यहाँ हमने हेडिंग लिखी है सरल आवर्त गति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिकल मोशन। इसकी ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो हम पहले समझते हैं क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कण इस तरह से गति करे कि एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर वो इस प्रकार से गति करे कि एक निश्चित समय बाद उसकी गति पुनरावृत्त हो, मतलब उसकी गति दोबारा से रिपीट करे वही सेम। जैसे मान लो कि इधर गया फिर वापस आया, इधर गया फिर अगर इधर आ गया तो फिर दोबारा से वही सेम कंडीशन रिपीट करेगी। तो अगर कोई कण इस प्रकार से गति करता है कि एक फिक्स पॉइंट के इधर उधर उसकी जो गति है एक निश्चित समय बाद पुनरावृत्त होती है, तब उसकी गति को सिंपल हार्मोनिकल मोशन कहा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि निश्चित समय में उसकी गति पुनरावृत्त होती है, तब उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। अब सरल आवर्त गति के कुछ उदाहरण हैं, कौन से उदाहरण हैं, तो हम इसकी कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं। उदाहरण में हम दे सकते हैं कि घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की जो सुइयां हैं वह एक कंप्लीट चक्कर के बाद फिर वो वैसा ही चक्कर लगाती हैं, फिर वह वैसा ही चक्कर लगाती हैं, तो एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्त होती है उनकी गति। तो इसका मतलब वो घड़ी की सुई हैं, वो जो गति करती हैं वो भी कहीं ना कहीं सरल आवर्त गति का ही उदाहरण है। अगर और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, और एग्जाम्पल तो हो सकता है झूले की गति, झूले की गति। झूला आपने देखा होगा कि झूले पर अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो वो गति करता है, तो झूला भी एक बीच में एक उसकी साम्यावस्था होती है, रेस्ट पोजीशन होती है, उसके इधर और उधर वो झूला गति करता रहता है। तो झूले की गति है वह भी सरल आवर्त गति का ही उदाहरण है। और इसके बाद एक और है सरल लोलक की गति। हम इसके बाद लिख देंगे सरल लोलक की गति। सरल लोलक की गति, ये है सरल लोलक की गति। यहाँ पर मैंने एक सरल लोलक दिखाया है सिंपल हार्मोनिकल मोशन के अंतर्गत। ये सरल लोलक जो होता है, सरल लोलक की गति भी एक सिंपल हार्मोनिकल मोशन है। ये हमारे सामने सरल लोलक है। देखो अब यहाँ पर होता क्या है कि सरल लोलक की ये जो स्थिति है, ये वाली बीच वाली स्थिति, इसको हम साम्यावस्था बोलते हैं या रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। हम इसको बोलेंगे साम्यावस्था या फिर प्रारंभिक अवस्था या रेस्ट पोजीशन, या फिर हम इसको रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। रेस्ट, REST, रेस्ट पोजीशन, POSITION।
ये हम इसको बोलते हैं, ये इसकी साम्यावस्था है। जब हम इसको पकड़ के इधर से छोड़ देंगे तो फिर ये इधर उधर इधर उधर इस तरह से ये गति करता रहेगा। तो इसकी जो गति होगी, यही इसकी गति सरल लोलक, ये जो सरल लोलक है इसकी ये जो गति है यही सरल आवर्त गति कहलाती है। अब हम इस गति के दौरान एक बात समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने इसको कोई भी बल दिया, कोई भी बल देकर इसको छोड़ दिया, तो ये साइड है और ये साइड है, तो साम्यावस्था से एक तरफ जितनी अधिकतम दूरी तक जाएगा, जितनी अधिकतम दूरी तक जाएगा तो वह दूरी इसका आयाम कहलाती है। जैसे मान लो यहां से ये यहां तक गया, तो ये जो दूरी इसने कवर की ये इसका आयाम होगा। अब ये यहां से यहां तक जाएगा, फिर ये वापस लौटेगा। तो हम मानते हैं, चलो इसी से दिखाते हैं, यहां से वापस लौटेगा ये, तो ए दूरी गया, फिर ए दूरी ये वापस भी आएगा, फिर उसके बाद ये इधर जाएगा, तो इधर ये भी जितना दूरी उधर गया था उतना ही ये ए इधर जाएगा, फिर यहां से वापस लौटेगा, तो फिर ये ए दूरी गया है तो ए दूरी वापस लौट कर आएगा। तो अगर हम यहाँ से एक बात बताएं कि सर ये इसकी साम्यावस्था है, यहाँ से एक तरफ इस पॉइंट पर चला गया, अब यहाँ से ऊपर नहीं गया है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा महत्तम बिंदु। हम इसको बोल सकते हैं, ये जो बिंदु है इसको बोल सकते हैं महत्तम, महत्तम बिंदु, यहाँ लिखते हैं महत्तम बिंदु। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है जहां तक ये गया है। तो अगर ये सरल आवर्त गति है तो इसके दौरान हम यहाँ पर दो तीन बातें समझ सकते हैं। पहली कि ये जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था से एक तरफ जितनी अधिकतम दूरी चलेगा वह इसका आयाम होती है। अगर यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ से ये गति करते हुए इधर की तरफ जा रहा है, तो जब इधर की तरफ ये बढ़ेगा तो इसकी जो गति है वो धीमे होती जाती है, धीमे धीमे होती जाती है और इस महत्तम बिंदु पर जाकर इसकी जो गति है, इसका जो वेग है वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर इसका वेग कितना होगा? शून्य। तो अब सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि एक सरल लोलक महत्तम बिंदु पर जब पहुंच जाता है तो उसका वेग कितना होता है? तो वेग होता है उसका शून्य। तो हम यहाँ से एक काम करो, यहाँ से एक नोट पॉइंट बनाते हैं, हम कुछ यहाँ पर आपको समझाएंगे नोट पॉइंट के माध्यम से। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये साम्यावस्था है और ये महत्तम बिंदु है। इसी चित्र को मैं एक बार यहाँ पर बनाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सरल लोलक है, ये सरल लोलक है और इसकी ये स्थितियां हैं दो, एक इधर और एक इधर, ये स्थिति है। तो हम अगर जानते हैं कि सर ये तो है इसका महत्तम बिंदु, ये इसका है महत्तम बिंदु, वो हमने वहां देख लिया। ये इसकी है रेस्ट पोजीशन साम्यावस्था, ये है महत्तम हाईएस्ट पॉइंट HP और ये है इसकी साम्यावस्था रेस्ट पोजीशन RP। अब हम यहाँ पर चार पांच बातें समझेंगे। पहली बात क्या होगी कि ये जो महत्तम बिंदु होगा, इस महत्तम बिंदु पर इसका वेग क्या होगा? वेग हो जाएगा शून्य। तो यहाँ पर वेग कितना होता है? वेग होता है शून्य। हमें समझ में आ गया कि सर महत्तम बिंदु पर जब सरल लोलक पहुंचेगा तो इसका वेग पल भर के लिए ही चाहिए, माइक्रो सेकंड के लिए ही सही, लेकिन शून्य जरूर होगा। तो यहाँ शून्य हो जाएगा महत्तम वेग। अगर इसका इस वाले पॉइंट पर वेग शून्य हो गया है तो फिर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी। तुम कहोगे सर गतिज ऊर्जा शून्य क्यों होगी? क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 m/v²। v मतलब होता है चाल, वेग। तो यहाँ वेग इसका शून्य हो जाता है तो गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको इधर भगाने का प्रयास करूंगा तो इसके अंदर अपने आप एक बल जनरेट हो जाता है। वह बल इस वस्तु को इधर भगाने का प्रयास करता है, वह बल इसको इधर लाने का, साम्यावस्था की तरफ लाने का प्रयास करता है, ये F। अगर मान लीजिए ये लोलक जैसे ही इधर जाएगा तो इस लोलक के अंदर ही एक बल अपने आप जनरेट हो जाएगा। वह बल इस लोलक को इस साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। ये जो बल होता है, ये जो अपने आप जनरेट होता है, इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल को तो हम बहुत डिटेल में पहले समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि लोलक के अंदर ये अपने आप जनरेट होगा बल,
जो इस लोलक की गति को रोकने का प्रयास करेगा, साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है, तो वो बल होता है प्रत्यानयन बल। यहां पर ये बल शून्य होता है, यहां पर बल, क्योंकि ये वो बल होता है जो इस वस्तु को साम्यावस्था में लाने का प्रयास करता है। अगर कोई वस्तु ऑलरेडी साम्यावस्था में रखी है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। जैसे ही ये थोड़ा सा इधर होगा तो ये बल अपने आप उसके अंदर जनरेट हो जाएगा, और जैसे जैसे ये लोलक ऊपर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इस बल का मान बढ़ता जाता है, इस बल की वैल्यू बढ़ती जाती है। यहां से जैसे ही इधर बढ़ा तो बल बढ़ता गया, यहां तक आने पर महत्तम बिंदु तक ये जो बल होगा वो मैक्सिमम हो जाता है। तो हम यहां से बोल देंगे कि प्रत्यानयन बल, ये जो महत्तम बिंदु है ना, यहां पर प्रत्यानयन बल प्रत्यानयन बल मैक्स, ये याद रखेंगे कि सर महत्तम बिंदु पर प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको, रेस्टोरिंग फोर्स, वह मैक्सिमम हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सर स्थितिज ऊर्जा की। अब एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कि यहाँ जमीन है, ये जमीन है, और हम ये मानते हैं कि सर जमीन से इसकी जो ऊंचाई है वो ये है h1, और इसकी जमीन से ऊंचाई है h2, तो हमें पता है कि सर ये ऊंचाई ज्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी अपेक्षा तो ये थोड़ा ऊपर ही होगा। तो हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें सर, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, उसका फॉर्मूला होता है mgh। तो देखो ग्रेविटी पर तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पर, कि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लगभग सेम होगी। द्रव्यमान इसका बदलेगा नहीं, बस h यहाँ पर ज्यादा हो गई, तो h यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि इसकी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, अब इससे ऊपर तो गया नहीं है, तो इससे तो जब भी नीचे आएगा तो h की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो ऊंचाई है इसकी, जमीन से ऊंचाई है, वो अधिकतम है। जब ऊंचाई अधिकतम है तो फिर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी मैक्स होगी, मैक्स, MAX। ये भी समझ में आ गया कि सर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, वह मैक्सिमम होगी। अब यहां से एक और समझो, यहां से आयाम की बात करें, आयाम अगर हम बात करते हैं, या फिर विस्थापन की बात करें, विस्थापन, ये साम्यावस्था है, यहां से ये यहां पहुंच चुका है, अब ऊपर तो गया नहीं है, तो ये मैक्सिमम विस्थापन होगा। तो हम यहाँ पर विस्थापन की बात कर सकते हैं, विस्थापन, विस्थापन यहाँ कितना होगा, विस्थापन होगा मैक्स, क्योंकि साम्यावस्था से महत्तम दूरी तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो अधिकतम होगा। और इसके साथ साथ विस्थापन अगर अधिक है तो फिर एक्सेलरेशन, जो त्वरण होता है, वो भी यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्वरण 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 भी यहाँ पर मैक्स होगा। तो हमें इतनी बातें समझ में आई कि सर यहाँ पर एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये और एक ये, और एक वेलोसिटी। तो हमारे पास पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट हैं कि सर ये अगर कोई सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसके महत्तम बिंदु पर क्या क्या होगा। तो महत्तम बिंदु पर वेग इसका शून्य हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा शून्य होगी, और स्थितिज ऊर्जा यहाँ मैक्सिमम होगी, क्योंकि h यहाँ पर अधिकतम है। उसके बाद प्रत्यानयन बल यहाँ शून्य होता है, और जैसे जैसे इधर बढ़ता है वैसे वैसे ये बल बढ़ता जाता है इसके ऊपर। यही बल तो इसकी गति को रोकता है, धीमे 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 यहाँ जाके इसकी गति को शून्य कर देता है, यही वाला बल। फिर इस बल से वस्तु नीचे की तरफ बढ़ती है। तो ये जो प्रत्यानयन बल है वो यहाँ मैक्सिमम हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा भी यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ये हाइट देख लो, हाइट यहाँ ज्यादा है। विस्थापन यहाँ पर मैक्सिमम होता है, और त्वरण यहाँ पर मैक्सिमम होता है। बल अधिकतम है तो फिर एक्सेलरेशन भी यहाँ मैक्सिमम ही मिलेगा। तो हमें समझ में आ गया कि सर ये जो 6 पॉइंट हैं वो यहाँ पर 2 शून्य होते हैं, और बाकी के ये 4 पॉइंट मैक्सिमम होते हैं। अगर हम साम्यावस्था की बात करें यहाँ की, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। गतिज ऊर्जा यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। यहाँ पर वेग जो है ना, वेग यहाँ पर शून्य है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर वेग मैक्सिमम होगा, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पर मैक्सिमम होगी। और ये जो 4 बातें हैं ये मैक्सिमम हैं, तो वो यहाँ पर न्यूनतम होते हैं। तो हम इस बात को यहाँ पर लिख देंगे कि अगर हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट, ये हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ये वाला ये हम हटा देते हैं, इसकी स्थिति यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं।
यहाँ वेग क्या होगा, वेग होगा मैक्स, यहाँ पर वेलोसिटी होगी मैक्स। तो फिर गतिज ऊर्जा को मैं के बोल देता हूँ, के। काइनेटिक एनर्जी के ई, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी मैक्स होगी। फिर प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स होगा, प्रत्यानयन बल, फोर्स, मतलब ये मैक्स होगा, यहाँ पर मैक्स होगा। और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर मैक्स थी तो यहाँ पर मिनिमम होगी, मिनिमम। अच्छा, यहाँ प्रत्यानयन बल मैक्स कहाँ होगा भाई साहब, यहाँ प्रत्यानयन बल मैक्स होता है, यहाँ शून्य होता है, यहाँ शून्य होता है, प्रत्यानयन बल शून्य होता है। उसके बाद विस्थापन, विस्थापन यहाँ शून्य है, विस्थापन, विस्थापन, साम्यावस्था में विस्थापन शून्य होता है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण, त्वरण, त्वरण यहाँ पर होता है मिनिमम, मिनिमम या फिर शून्य, यहाँ पर बल शून्य हो जाता है ना, तो यहाँ पर त्वरण हो जाएगा शून्य, या फिर हम इसको मिनिमम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 6 पॉइंट हैं, तो हम याद रखेंगे इस तरह से 12 पॉइंट बने, तो 6 ये वाले पॉइंट और 6 ये वाले पॉइंट। तो इन 12 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट उठाकर हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि सर सरल आवर्त गति जो है वो सरल आवर्त गति क्या होती है, तो ये हमने उसकी डेफिनेशन समझी, ये हमने समझा उसका एग्जाम्पल के सर ये सरल आवर्त गति के 3 एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमने एक नोट पॉइंट समझा कि आखिरकार सरल आवर्त गति कोई कर रहा है तो ये महत्तम बिंदु है, महत्तम बिंदु पर ये 2 चीजें शून्य होती हैं और ये 4 चीजें मैक्सिमम होती हैं। इनका जस्ट अपोजिट यहाँ पर है, ये वेग यहाँ पर मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और ये बाकी की जो चीजें हैं ये 3 चीजें शून्य होती हैं और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी शून्य मत करना, क्योंकि यहाँ एच है ना कुछ, ऐसा तो है नहीं कि जमीन से ही टच कर रहा है, कुछ एच है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, लेकिन ये तीनों चीजें शून्य होगी। यहाँ से सवाल बहुत बन सकते हैं, जैसे बोलेगा कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, तो बताइए महत्तम बिंदु पर प्रत्यानयन बल कैसा होगा, तो ऑप्शन होगा मिनिमम होगा, मतलब न्यूनतम होगा, कि अधिकतम होगा, कि यह समान रहेगा, या नन ऑफ दीज। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ महत्तम बिंदु है तो प्रत्यानयन बल मैक्सिमम हो जाता है। तो इन हम पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस आएंगी, तो डेफिनेशन आएगी यहाँ पर आयाम। सबसे पहले एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद एक डेफिनेशन है आयाम। आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो आयाम हमने अभी तुम्हें बताया ही था कि अगर कोई सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है तो साम्यावस्था से एक तरफ जितना अधिकतम दूरी तय करेगा तो वह अधिकतम दूरी ही आयाम कहलाती है। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, आवर्त गति के दौरान दौरान किसी पिंड की किसी पिंड की साम्यावस्था साम्यावस्था से महत्तम महत्तम दूरी, साम्यावस्था से महत्तम बिंदु तक की दूरी आयाम कहलाती है। आयाम चलो यहाँ पर आयाम कहलाती है। ये हो गया आयाम की डेफिनेशन। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश इसकी एम्पलीट्यूड होती है, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड। तो ये तो हो गया आयाम की परिभाषा। अब हमें एक सवाल पूछता है कि जैसे मान लो कि साम्यावस्था से ये चला, तो यहाँ से मान लो इधर गया, यहाँ तक आ गया, फिर ये वापस यहाँ तक आ गया, फिर ये वापस यहाँ तक गया, अब ये यहाँ से लौटकर यहाँ तक आया। अब इसका एक कंप्लीट दोलन हो पाया है, एक चक्कर, हम इसको एक चक्कर बोलते हैं। एक चक्कर इसका कब होगा, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये वापस आया, फिर ये इधर गया, फिर ये वापस लौट के यहीं आ गया, तब इसका एक चक्कर काउंट होगा। तो अब एक चक्कर हम अपनी साधारण भाषा में बोल देते हैं, इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अगर इसका एक चक्कर कंप्लीट होने में अगर हम गौर करें तो कितने इसने आयाम कवर किए, या एक दोलन कवर करने में, एक दोलन कंप्लीट करने में ये 4 आयाम कंप्लीट करता है। 4 आयाम तुम देखोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने ए कवर किया, एक बार आयाम जोड़ लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एक बार ये जुड़ा, 2 बार हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तीसरी बार, और वापस लौट के आएगा चौथी बार। तो इतने में ये टोटल एक दोलन हो पाएगा। तो हम यहाँ नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि एक कंप्लीट दोलन में
एक एक पूर्ण दोलन में एक पूर्ण दोलन में एक पूर्ण दोलन में 4a आयाम आयाम कवर कवर होता है। ये हम कहीं बात लिखकर चलेंगे कि अगर ये हमसे सवाल पूछ ले कि अगर मान लो कोई सरल आवर्त गति कोई सरल लोलक कर रहा है तो उसका एक कंप्लीट दोलन होगा, तो उस दोलन के दौरान उसने आयाम कितना कवर किया होगा, तो 4 गुना आयाम जितना भी होता है उसका 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो उसने आयाम कवर किया होगा। अब इसके बाद आएगा एक परिभाषा आएगी आवृत्ति, तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अभी रुक जाओ, आवृत्ति नहीं लिखते, यहाँ पर जगह कम है। एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आवृत्ति समझ लेते हैं कि आवृत्ति क्या होती है। यहाँ लिखा है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है, ये एक सरल लोलक है और ये गति कर रहा है, इधर गया फिर वापस ये इधर आया फिर वापस लौट के यहाँ आ गया, ये एक कंप्लीट इसका चक्कर हो गया। हम इसको साधारण भाषा में बोलते हैं एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, और इसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं एक दोलन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ इसकी परिभाषा है क्या कि 1 सेकंड में किसी पिंड द्वारा जितने पूर्ण दोलन किए जाते हैं उन्हें उसकी आवृत्ति कहते हैं। मतलब कोई भी पिंड अगर सरल आवर्त गति कर रहा है तो 1 सेकंड के दौरान जितने भी वह कंप्लीट चक्कर कर लेगा उसकी संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर इसका ये जो मात्रक है इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। यहाँ लिखेंगे इसका मात्रक हर्ट्ज HZ बोलते हैं। ये हर्ट्ज एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। हर्ट्ज होता है। अगर हम बात करें इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो या तो स्मॉल n या फिर स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बताएं कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो n बराबर, या तो हम लिख देंगे 1 सेकंड में पूर्ण दोलन, या तो हम ऐसे समझ लेंगे कि जो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है वो 1 सेकंड में कितने पूर्ण दोलन हुए, ये इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है आवर्त काल के पदों में, वो भी हम यहाँ लिखेंगे। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो आवर्त काल की फॉर्म में होता है, n बराबर 1/t। t यहाँ पर आवर्त काल है, यहाँ पर ये t क्या है, t है आवर्त काल। तो फिर यहाँ से एक मात्रक निकल के आएगा, यहाँ एक मात्रक निकल के आएगा प्रति सेकंड, ये है ये वाला मात्रक प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड कितने चक्कर लग रहे हैं वही उसका मात्रक होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं दोलन प्रति सेकंड, या फिर केवल मात्रक निकालें तो दोलन का तो कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन इसका मात्रक आएगा प्रति सेकंड या 1/सेकंड। इसी को हर्ट्ज कहा जाता है, इसी को प्रति सेकंड को ही हर्ट्ज कहा जाता है। अगर हम आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन दे दें कि एक, मान लो एक, हम इसी के आधार पर एक क्वेश्चन बनाते हैं कि एक सरल आवर्त गति के दौरान एक पिंड 50 सेकंड में 1000 पूर्ण दोलन करता है तो उसकी आवृत्ति ज्ञात करो।
आवृत्ति ज्ञात करो, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो हम जानते हैं आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर होंगे। तो हम यहाँ जानते हैं कि सर ये 50 सेकंड है। इसने लिखा है कि ये 50 सेकंड में कितने पूर्ण दोलन करता है? 1000। 1000 पूर्ण दोलन है, तो 1 सेकंड में इसके कितने होंगे? तो 50 का इधर भाग लगेगा तो 20। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 20 दोलन आ गए, दोलन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसकी जो आवृत्ति होगी 20 हर्ट्ज होगी। 20 हर्ट्ज ये इसकी आवृत्ति होगी। तो हमें समझ में आ गया कि सर आवृत्ति यदि निकालनी है तो हम आराम से उसकी आवृत्ति निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ से एक सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई, तो सेकंड वाली सुई की आवृत्ति क्या है? तो हम सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल जानते हैं। आवर्तकाल का मतलब होता है एक पूरे चक्कर में कितना समय लगाती है। तो सेकंड वाली सुई एक पूरे चक्कर में 60 सेकंड लगाती है। तो हम यहाँ से चलो एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सेकंड वाली सुई की आवृत्ति बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछ लिया कि जो सेकंड वाली सुई है उसकी आवृत्ति बताओ। तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं कि सर सेकंड वाली सुई, ये इस फॉर्मूले से निकालेंगे, n बराबर 1/t। टी का मतलब होता है यहाँ इसका आवर्तकाल। तो हम यहाँ रख देंगे बराबर में कर देंगे n बराबर 1/60। अब या तो 1/60 लिखा रहने दो या फिर भाग लगा लो, हम इतना ही लिखा रहने दे। अभी हमारा काम है सॉल्व करना नहीं है, हमारा काम सिर्फ समझाना है। तो हम आराम से रख सकते हैं कि सर 1/60 और पीछे मात्रक लगा सकते हैं हर्ट्ज, 1/60 हर्ट्ज। अगर हम चाहेंगे तो भाग भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन है तो हम ये भी आराम से कर सकते हैं। एक सवाल और है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो सवाल कर लिया तो मैं मानूंगा कि आपको समझ में आ गया। सवाल में यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सरल आवर्त गति करता हुआ पिंड 20 सेकंड में साम्यावस्था से 100 बार गुजरता है। तो उसकी आवृत्ति ज्ञात करो। उसकी फ्रीक्वेंसी हमको बतानी है। देखो ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल इसने बोल रहा है कि एक सरल आवर्त गति कोई पिंड कर रहा है, साम्यावस्था से 100 बार गुजरता है, और कितने समय में? 20 सेकंड में। 20 सेकंड में अगर 100 बार गुजरा है तो उसकी आवृत्ति बताओ। तो यहाँ हमें एक ध्यान देने वाली बात है, पहले आप इसका आंसर निकाल के एक बार चेक कर लो, क्या आप निकाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को रोककर इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो चलो अब हम समझते हैं। देखो यहाँ से ये हमारे पास एक सरल लोलक है। एक बात बताओ, ये साम्यावस्था है, इससे ये कितनी बार गुजर रहा है? तो ये कह रहा है इससे ये 100 बार गुजरता है। तो हमें इतना याद होना चाहिए कि अगर कोई सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है तो सरल आवर्त गति करने के दौरान किसी भी पॉइंट पर, बात कर लें किसी भी पॉइंट पर, एक पूर्ण दोलन देखो यहां से पहली बार स्टार्ट करेगा तो एक बार यहां से हो गया, एक बार जाने में एक बार ये गुजर गया, फिर यहां से दोबारा आया तो 2 बार गुजर गया। या तो हम ऐसे समझेंगे कि ऐसे इधर गया, यहां से इधर आया, एक बार गुजरा, फिर यहां से आया तो दूसरी बार आ गया। तो कुल मिलाकर ये है कि जब भी सरल लोलक सरल आवर्त गति करता है तो एक पूर्ण दोलन में 2 बार गुजरता है। एक कंप्लीट दोलन करने में 2 बार गुजरेगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, कि इस पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट होगा, हर पॉइंट पर एक पूर्ण दोलन के दौरान 2 बार गुजरता है। जैसे मान लो यहाँ पॉइंट है, तो जब यहाँ से वापस इधर आएगा तो एक बार गुजर गया, फिर यहाँ से वापस लौटेगा तो दूसरी बार गुजर गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि साम्यावस्था से जितनी बार गुजरता है उसका आधा करते हैं पूर्ण दोलनों की संख्या निकलती है। तो हम इस सवाल में बस यही इंपॉर्टेंट थी कि पूर्ण दोलन की संख्या कैसे निकलेगी। तो पूर्ण दोलन की संख्या निकलेगी 100 बार। ऐसा मत समझ लेना कि 100 बार गुजरा है तो 100 इसके चक्कर हो गए। 100 कंप्लीट चक्कर नहीं होंगे, कंप्लीट चक्कर होंगे जस्ट आधे, क्योंकि साम्यावस्था से जितनी भी बार गुजरता है उसका आधा करने पर
निकलते हैं चक्करों की संख्या या पूर्ण दोलनों की संख्या। मैंने बताया था कि एक बार अगर घूम जाएगा तो साम्यावस्था से एक चक्कर में 2 बार क्रॉस हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पूर्ण दोलन, पूर्ण दोलन, दोलन कितने होंगे? पूर्ण दोलन होंगे 100/2 बराबर 50 और कितना समय में है? 20 सेकंड में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 20 सेकंड में 50 दोलन कंप्लीट हुए तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 20 का भाग लगेगा तो 2.5, 2.5 हर्ट्ज, ये इसका आंसर बनेगा HZ। ये इसका आंसर बन गया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें बस एक बात समझनी थी कि जब भी कोई सरल आवर्त गति कोई पिंड करता है तो उसके दौरान साम्यावस्था से एक दोलन में 2 बार गुजर जाता है। अगर कल को यहाँ पर सवाल दे दे कि एक सरल लोलक है, वो सरल आवर्त गति कर रहा है, साम्यावस्था से 50 सेकंड में मान लो 500 बार गुजर गया, तो बताइए उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो 500 बार गुजरा है, इसका मतलब 250 कंप्लीट दोलन होंगे। 250 में उस 50 का भाग लगा देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आवृत्ति वाला कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आएगा आवर्तकाल। सबसे ज़्यादा सवाल वहीं से आते हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आवर्तकाल को समझते हैं। तो चलिए अब हम आवर्तकाल समझ लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? यहाँ लिखा है टाइम पीरियड। ये एक सरल लोलक है, इसके अंदर एक लंबाई होती है जिसको हम प्रभावी लंबाई बोलते हैं। ये जो है ना, ये इस लोलक की प्रभावी लंबाई होती है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेविटी यहाँ पर अपना कुछ काम करेगा। तो हम इसकी परिभाषा कैसे समझ सकते हैं? यहाँ लिखा है कि SHM मतलब सिंपल हार्मोनिकल मोशन, सरल आवर्त गति करता हुआ कोई पिंड एक पूर्ण दोलन में जितना समय लेता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। मतलब अगर कोई सरल आवर्त गति कर रहा है तो एक पूर्ण चक्कर में जितना भी समय वो लगाएगा वह उसका आवर्तकाल होता है। तो हम इसको एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आवर्तकाल जो होता है ना वो T बराबर एक पूर्ण दोलन का समय। एक तो हम ये जानते हैं कि एक पूर्ण दोलन करने में जितना भी समय लगेगा वह उसका आवर्तकाल होगा। एक तो ये आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। एक आवर्तकाल का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के पदों में भी होता है। तो फ्रीक्वेंसी के पदों में आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 1/n। n जहां पर फ्रीक्वेंसी है, n यहाँ पर क्या है? आवृत्ति है। यहाँ n क्या है? आवृत्ति। ये है आवृत्ति। तो अगर आवृत्ति दी है किसी की तो हम एक में भाग लगाकर वो भी उसका समय निकाल सकते हैं कि आखिरकार टाइम पीरियड क्या होगा। तो एक ये दूसरा फॉर्मूला होता है। अब एक यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला और याद करना है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आवर्तकाल का ये जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो T बराबर 2πL/G, ये होता है रूट के अंदर। ये जो फॉर्मूला है तीसरा वाला, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। यहाँ पर ये L क्या है? L है लोलक की प्रभावी लंबाई, लोलक की प्रभावी लंबाई, शॉर्टकट में लिख दिया लंबाई। ये जो है यहाँ से लेकर इसके सेंटर ऑफ मास से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है, ये इसको लंबाई बोलते हैं। जी हम यहाँ पर जानते हैं ये गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। ये हमें समझ में आ गया। तो ये हमारे सामने एक तरह से आवर्तकाल के फॉर्मूले देखे जाएंगे तो 3 फॉर्मूले आएंगे। एक होता है पूर्ण दोलन में कितना समय लग रहा है, ये एक आवर्तकाल निकलता है उसका। दूसरा होता है आवृत्ति दी है तो 1/आवृत्ति कर देंगे तो आवर्तकाल निकल आएगा। तीसरा फॉर्मूला होता है कि 2πL/G, अगर उस लोलक की लंबाई दी है और ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दी है फिर भी हम मान सकते हैं 9.8 होती है, तो वो हम रखकर हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ सर हमने इस वाले फॉर्मूले को ध्यान दिया। अब हम इसके माध्यम से अगर पूछना चाहें कि एक सेकंड वाली सुई है तो सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होगा, तो सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर करने में कितना समय लेती है? 60 सेकंड। तो हम कहेंगे सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 60 सेकंड होता है। मिनट वाली सुई का आवर्तकाल की बात करें तो सर मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर करने में 60 मिनट लगाती है।
तो 60 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 गुणा 60 करके। तो ये हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, क्योंकि अगर हमने ये सीखा है तो यहाँ से हम बता सकते हैं एक एग्जाम्पल, या फिर यहीं पर लिखते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं कि सेकंड वाली सुई का टी कितना होगा, तो हम जानते हैं टी मतलब आवर्तकाल। तो सेकंड वाली सुई पूरा एक दोलन करने में कितना समय लगाती है, 60 सेकंड। तो हम कहेंगे सर इसका जो जवाब होगा ना वो होगा 60 सेकंड। अगर यहीं पर मिनट वाली सुई का पूछता तो 60 गुणा 60 मतलब 3600 सेकंड आ जाता। अब एक छोटा सा सवाल इस पर भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु की आवृत्ति, मतलब वो वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है और उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो ये भी हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि यदि, एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि एक SHM करते हुए पिंड की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिर्फ T बराबर 1/n फॉर्मूला होता है। तो हमने n के स्थान पर रखा 1/20, और अगर 20 का भाग लगाओगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, फिर एक और बढ़ाएंगे तो जीरो लगाएंगे, 20/100 ये होता है 0.05 सेकंड। आवर्तकाल की बात कर रहे हैं तो ये सेकंड में उत्तर आएगा। तो ये इस सवाल का जवाब हुआ। ऐसा सवाल आएगा तो आराम से इससे कर देंगे, और ऐसा सवाल पूछेगा तो डायरेक्ट हम इससे कर देंगे। अब हमारे सामने ये आया सवाल, ये पूछता है कि ये जो आवर्तकाल है किस पर निर्भर करता है। तो इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, L और G पर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि जो आवर्तकाल है वह दो, यहाँ लिख सकते हैं आवर्तकाल, नोट पॉइंट लिखेंगे कि आवर्तकाल दो चरों मतलब वेरिएबल, दो चरों पर निर्भर करता है। तो वो दो चर कौन से हैं। तो सर पहला तो चर है ये वाला, प्रभावी लंबाई, L मतलब प्रभावी लंबाई। दूसरा है तुम्हारा G, गुरुत्वीय त्वरण। इन दो पर ये डिपेंड करता है कि सर आवर्तकाल इन दोनों पर डिपेंड करेगा। अब अगर हम ये बात करें कि सर ये जो है कि प्रभावी लंबाई की किस तरह से होता है, तो प्रभावी लंबाई के अंडर रूट के समानुपाती होता है। हम यहाँ चलो लिख देते कि ये जो T है वह समानुपाती है L के अंडर रूट के। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना T समानुपाती होता है 1/G, इसके भी ये समानुपाती होता है। तो G का जो गुरुत्वीय त्वरण का जस्ट उल्टा होता है कि जैसे मान लो L है, L अगर बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो ये लोलक है, अगर इसको मैं धीरे धीरे चला रहा हूं तो ये आवर्तकाल इसका कुछ होगा। अब मैंने यहीं पर इस तरह से चलाना स्टार्ट किया तो आवर्तकाल कम हो गया। आवर्तकाल कम होने का मतलब क्या है कि घड़ी तेज चलने लगी होगी। यही हमें समझना है कि घड़ी तेज कब चलती है, तेज जब चलती है जब ये बहुत जल्दी जल्दी घूमता है। तो घड़ी तेज चल रही है तो तेज चलने के दौरान चक्कर बहुत जल्दी लगा लेगा। अगर बहुत जल्दी चक्कर लगा लेगा इसका मतलब आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो हम एक नोट पॉइंट समझ सकते हैं कि आवर्तकाल जब कम होता है तो घड़ी तेज चलती है, और आवर्तकाल जब बढ़ जाता है
तो घड़ी स्लो चलती है। जैसे आवर्तकाल, ये देखो घड़ी तेज चल रही है तो आवर्तकाल कम होगा, तेज चल रही है आवर्तकाल कम होगा। अब ये धीमे धीमे चलना स्टार्ट हो गई तो देखो आवर्तकाल बढ़ गया, आवर्तकाल बढ़ गया तो घड़ी सुस्त हो गई। यही मैं नोट पॉइंट यहाँ लिखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे कि जब जब आवर्तकाल आवर्त जब आवर्तकाल काल बढ़ता है तो घड़ी घड़ी सुस्त सुस्त हो जाती है तथा तथा जब टी टी मतलब आवर्तकाल, जब आवर्तकाल घटता है तो घड़ी धी तो घड़ी तेज हो जाती है, तेज या फिर तीव्र तीव्र हो जाती है। ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ समझ लेना कि घड़ी तेज कब होगी, घड़ी तेज होगी जब ये बहुत तेज तेज चलेगा, और जब बहुत तेज चलेगा इसका मतलब आवर्तकाल इसका कम हो गया है। मतलब जो चक्कर मान लो ऐसे ऐसे लगाएगा तो बहुत धीमे समय लेगा एक चक्कर लगाने में, आवर्तकाल ज्यादा है, लेकिन जल्दी जल्दी घूमेगा तो आवर्तकाल कम हो गया। तो वही मैंने कहा है कि आवर्तकाल जब घटता है, आवर्तकाल कम हो जाता है, इसका मतलब जल्दी जल्दी चक्कर लगा रही है, तो घड़ी तीव्र हो गई है। और आवर्तकाल जब बढ़ गया मतलब ऐसे से चल रहा है, आराम से चल रहा है, ऐसे अगर चल रहा है ऐसे आराम से, तो आवर्तकाल बढ़ गया है, घड़ी सुस्त हो गई है। ये हम याद रखेंगे, आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी सुस्त, आवर्तकाल घटेगा तो घड़ी तीव्र हो जाएगी। अब हम समझेंगे कि आखिरकार एल में किस तरह से परिवर्तन होता है, तो आवर्तकाल कैसे कम या ज्यादा हो जाता है। जैसे हमने एक बात देखी होगी, ये जो होता है ना, ये इसकी ये जो प्रभावी लंबाई है ये एक धातु का बना होता है। अगर हम गर्मियों की बात करेंगे, गर्मियों के दिनों में, तो गर्मियों में ये धातु होती है, धातु का विस्तार होता है, प्रसार होता है, तो धातु फैलती है तो एल बढ़ जाती है। गर्मियों के दिनों में एल बढ़ जाएगी, अगर एल बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, और अगर आवर्तकाल बढ़ गया तो घड़ी सुस्त पड़ जाएगी, क्योंकि देखो आवर्तकाल जब बढ़ता है तो घड़ी सुस्त पड़ जाती है। तो गर्मियों के दिनों में घड़ी सुस्त पड़ जाती है तथा सर्दियों के दिनों में घड़ी तीव्र हो जाती है। कौन सी वाली घड़ी? लोलक घड़ी। तो हम इसको एक नोट पॉइंट में लिखकर चलेंगे या एग्जाम्पल में लिख के चलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि लोलक घड़ी गर्मियों में देखो गर्मियों में एल बढ़ जाएगा, एल अगर बढ़ गया तो टी बढ़ जाएगा, और आवर्तकाल बढ़ा तो घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। गर्मियों में लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त सुस्त तथा सर्दियों में तीव्र हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ये हम याद रखेंगे। एक तो एग्जाम्पल ये गया कि एल के बढ़ने का कारण क्या है, तो अभी हम और समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी जगह नहीं है। तो एक काम करिए, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम बताएंगे कि एल में कैसे कैसे परिवर्तन आ सकता है। तो और वो उस तरह से परिवर्तन आएगा तो फिर वो किस तरह से हम सवाल बना सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एल और जी पर डिपेंडेंट सवाल लिखकर लाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आखिरकार जी के मान में किस तरह से परिवर्तन होगा, तो वह आवर्तकाल पर किस तरह से प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जी में परिवर्तन के साथ आवर्तकाल में परिवर्तन। तो देखो हमने लिखा है कि लोलक घड़ी भूमध्य रेखा पर सुस्त तथा ध्रुवों पर तीव्र हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम बात करें कि सर लोलक घड़ी भूमध्य रेखा पर सुस्त पड़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सर भूमध्य रेखा पर जो जी का मान है वो मिनिमम होता है। हम जानते हैं कि ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ भूमध्य रेखा है, यहाँ पर जो जी है, जी यहाँ पर जो जी होगा वो होगा मिनिमम होता है। भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू मिनिमम है, और हम फॉर्मूला जानते हैं टी बराबर 2π L/g। तो अगर जी का मान यहाँ पर न्यूनतम है, यहाँ पर जी बहुत कम है, तो टी ज्यादा होगा, आवर्तकाल ज्यादा होगा। आवर्तकाल ज्यादा का मतलब है कि धीरे धीरे एक चक्कर कंप्लीट करेगा। आवर्तकाल ज्यादा है तो धीरे धीरे चक्कर कंप्लीट होगा, इसका मतलब घड़ी सुस्त होगी। तो भूमध्य रेखा पर घड़ी कैसी होगी? सुस्त। तो वही हमने लिखा है कि भूमध्य रेखा पर घड़ी सुस्त हो जाती है, यहाँ पर घड़ी होगी सुस्त। तो हम यहाँ लिख सकते हैं घड़ी घड़ी ये है सुस्त। भूमध्य रेखा पर क्यों है समझ में आ गया, क्योंकि जी यहाँ पर मिनिमम होता है।
लेकिन अगर ध्रुवों की बात करते हैं सर, ध्रुवों की, ये वाला ध्रुव है, तो यहाँ पर जो जी होता है, जी वो होता है मैक्स। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। देखो जी का मान किस तरह से परिवर्तित होता है, वह मैंने गुरुत्वीय त्वरण वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम समझते हैं कि सर यहाँ पर ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम है। अगर यहाँ ये अधिकतम है, अगर ये अधिकतम है, तो ये आवर्तकाल न्यूनतम होगा। आवर्तकाल न्यूनतम का मतलब क्या है कि जो घड़ी पहले ऐसे ऐसे भाग रही थी, अब वो इस तरह से भागेगी जल्दी जल्दी, आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब घड़ी तीव्र हो जाती है। तो वही में लिखा है ध्रुवों पर तीव्र हो जाती है। इसका कारण क्या है, ये आ गया। तो हम अगर यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ पर ध्रुवों पर कैसी हो जाएगी घड़ी, घड़ी यहाँ पर तीव्र हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं घड़ी, घड़ी तीव्र, तीव्र होगी ध्रुवों पर और सुस्त होगी भूमध्य रेखा पर। तो ये वाला हमें पॉइंट समझ में आया। अब हमारा अगला पॉइंट है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी सुस्त पड़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा पर तुम्हें पता होगा कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है 1/g मतलब g/6 होता है, g/6। तो पृथ्वी पर जितना भी गुरुत्वीय त्वरण है उसका छठवां भाग होता है, बहुत कम होता है। तो जी की वैल्यू अगर कम है तो आवर्तकाल ज्यादा होगा, आवर्तकाल ज्यादा होगा तो फिर धीमे 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 चलेगा। इसका मतलब सुस्त पड़ जाएगी घड़ी। तो हमें समझ में आ गया कि सर हम ये बात जानते हैं कि चंद्रमा पर, चंद्रमा पर जी बराबर, जी डैश बराबर अर्थ पर जी का छठवां भाग होता है। हम ये जानते हैं पृथ्वी पर जितना भी जी है, ये जी है, नो मत समझ लेना इसको, ये जी है। पृथ्वी पर जितना भी जी होता है उसका छठवां भाग मतलब कम होता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण वहां कम है, अगर वहां गुरुत्वीय त्वरण कम है तो आवर्तकाल ज्यादा होगा। आवर्तकाल ज्यादा का मतलब है धीमे धीमे चक्कर लगाएगा, तो घड़ी सुस्त हो जाती है, लोलक घड़ी। तो ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम समझते हैं कि एल में परिवर्तन के साथ आवर्तकाल में परिवर्तन। इसमें से हम एक तो हम लिखा चुके हैं क्या, कि गर्मियों के दिनों में लोलक घड़ी सुस्त पड़ जाती है। गर्मियों के दिन में होता क्या है, धातु का प्रसार होता है। तो जब धातु का प्रसार होगा, हम जानते हैं कि सर ये हमारे पास एक लोलक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक सरल लोलक है और ये इसकी ये प्रभावी लंबाई है। जब गर्मी का समय आएगा तो ये जो एल है ना, एल बढ़ जाएगी। जब एल बढ़ जाएगी तो हम जानते हैं सर ये एल बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। टी बढ़ेगा मतलब आवर्तकाल बढ़ गया। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है धीरे धीरे चक्कर लगेगा। इसका मतलब घड़ी सुस्त होगी। तो वही मैंने लिखा है कि गर्मियों में लोलक घड़ी सुस्त तथा सर्दियों में तीव्र हो जाती है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, धातु विस्तार। इसके पीछे लॉजिक क्या है, ऊष्मीय प्रसार। धातु का, धातु का ऊष्मीय, ऊष्मीय प्रसार, प्रसार। ये जो प्रभावी लंबाई होती है ना, ये धातु की बनी हुई होती है, तो ऊष्मीय प्रसार के कारण इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये हो गया। अगला है कि झूला झूलते हुए कोई बच्चा अचानक से, मतलब झूला झूल रहा है, जैसे हम एक यहाँ पर बनाते हैं कि ये कोई बच्चा है और ये झूले पर मान लीजिए ये बैठा है, इस तरह से ये बैठा है, झूले पर बैठा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा और ये झूल रहा है। तो झूलने के दौरान इसकी जो प्रभावी लंबाई होगी, देखो प्रभावी लंबाई हमेशा सेंटर ऑफ मास से काउंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास इसका ये है, तो प्रभावी लंबाई इसकी मान लो यहां तक, ये इसकी प्रभावी लंबाई है एल। और अगर ये झूला झूल रहा है तो झूला झूलने के दौरान अचानक से ये खड़ा हो गया। जैसे मान लीजिए कि इस झूले की दूसरी कंडीशन बना रहा हूं मैं, कि ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये व्यक्ति लड़का खड़ा हो गया, ये खड़ा हो गया इस तरह से। तो इसका ये जो सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। जो यहाँ था अब वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एल है, एल डैश, तो एल में क्या हुआ, ये पहले ज्यादा थी अब ये कम हो गई। मतलब जैसे ये खड़ा हो गया तो एल कम हो गई, और अगर एल कम हो जाएगी, एल कम हो जाएगी तो फिर टी आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। और आवर्तकाल कम का मतलब है जल्दी जल्दी चलेगा, जल्दी जल्दी वो चलेगा। इसका मतलब झूला तीव्र हो जाएगा। ये झूला जितनी भी तीव्र गति से चल रहा होगा उससे ये थोड़ा तेज चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमें समझ में, यही मैंने लिखा है कि झूला झूलते हुए कोई बच्चा अचानक से खड़ा हो जाता है तो झूला थोड़ा सा धीमा, वो थोड़ा सा तीव्र हो जाएगा।
झूले की गति बढ़ जाती है। ये हमें समझ में आया। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। किस तरह से आएगा, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। यदि यदि एक सरल लोलक की प्रभावी प्रभावी लंबाई लंबाई 9 गुनी कर दी जाए तो उसका उसका आवर्त काल कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि सर टी बराबर होता है अंडर रूट एल के समानुपाती होता है। ये हम समानुपाती का चिन्ह लगाकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा एल है 9 गुना, तो ये 9L हो गया होगा अंडर रूट। तो यहाँ से निकलेगा 3L। इसका मतलब कितना आया, 3 गुना हो जाएगा। आवर्तकाल 3 गुना हो जाएगा। इस सवाल का जवाब होगा आवर्तकाल 3 गुना हो जाएगा। तो इसका ये जो हम अगर आंसर लिखेंगे तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आवर्तकाल 3 गुना हो जाएगा। ये हमें समझ में आ गया, ये सवाल है। अगर गुरुत्वीय पर कोई कम या ज्यादा करेगा तो गुरुत्वीय को रखकर हम आराम से कर लेंगे। तो ये समझ में आया हमें कि सर जो आवर्तकाल होता है वह एल और जी पर किस तरह से निर्भर करता है। तो अगर हाँ इसका उल्टा होगा, जैसे मान लो कोई खड़े होकर झूला झूल रहा है और अचानक से बैठ गया, तो फिर झूला सुस्त हो जाएगा, और बैठा है खड़ा हो गया तो तीव्र हो जाएगा। ये हम दोनों तरफ से ये याद रखेंगे। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं कि जैसे क्वेश्चन आता है कि एक लड़का झूला झूल रहा है तो उसकी गति किस तरह से होगी। ये क्वेश्चन और आता है, तो हम इसको लिखते हैं कि एक लड़का लड़का झूला झूल रहा है झूला झूल रहा है तो उसकी गति डैश गति होगी। तो वो पूछ रहा है कि अगर एक लड़का झूला झूल रहा है तो उसकी गति किस तरह से होगी। तो इस डैश में क्या आएगा, इस डैश में आएगा सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, ये उसकी गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति उसकी होगी। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ में आया होगा। इसके बाद अभी बचा है सेकंड लोलक क्या होता है और तुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है, तो हम उसको भी समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम सेकंड लोलक समझ लेते हैं कि सेकंड लोलक क्या होता है। यहाँ लिखा है सेकंड लोलक, इसका एक दूसरा नाम भी होता है सेकेंडरी लोलक। इन दोनों ही नामों से ये आता है। तो हम इसकी परिभाषा समझ सकते हैं कि एक ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड हो। 2 सेकंड मतलब वह एक चक्कर 2 सेकंड में कंप्लीट करता हो, तब वह ऐसा सरल लोलक सेकेंडरी लोलक या फिर सेकंड लोलक कहलाता है। इसकी एक दूसरी भी परिभाषा है कि एक ऐसा सरल लोलक जिसकी प्रभावी लंबाई 1 मीटर होती है, जिसकी प्रभावी लंबाई 1 मीटर होती है, वह भी सेकंड लोलक कहलाता है। अगर हम प्रभावी लंबाई को 1 मीटर रखे चलेंगे तो आवर्तकाल अपने आप 2 सेकंड निकल आएगा। जैसे कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हम आवर्तकाल का फॉर्मूला जानते हैं कि सर टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है। टी बराबर 2 पाई एल अपॉन जी होता है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू होती है 3.14, एल को हम 1 रख दिया है 1 अपॉन जी की वैल्यू 10 मान के चलते हैं। अभी जी की वैल्यू 10 9.8 होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 10 मानकर चलेंगे। अब हमको पता होना चाहिए कि 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ये जो 10 है, 10 का अगर रूट निकाला जाता है तो 3.14 आता है, 3.14 ही आता है। तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आया, 2 सेकंड। इसका मतलब हमें समझ में आया कि अगर सेकंड लोलक होता है तो सर सेकंड लोलक की 2 परिभाषाएं हैं। पहली तो हम डायरेक्ट बोल दें कि अगर जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होगा वह सेकंड लोलक होगा, या फिर हम ऐसे बोल देंगे एक ऐसा सरल लोलक जिसकी प्रभावी लंबाई 1 मीटर होती है। इस पर ध्यान देना है, ये वाली बात ध्यान देना। डायरेक्ट ये सवाल पूछ लेता है कभी कभी कि इसकी प्रभावी लंबाई 1 मीटर होती है। सवाल ऐसे आएगा कि अगर एक सरल लोलक की प्रभावी लंबाई 1 मीटर है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा। वो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि आवर्तकाल 2 सेकंड होगा। या फिर ऐसे पूछेगा कि एक सेकंड लोलक है तो उसकी प्रभावी लंबाई कितनी होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि सेकंड लोलक है
तो उसकी प्रभावी लंबाई 1 मीटर होती है। तो ये तो हुआ सेकेंड लोलक या सेकेंडरी लोलक। अब इसके बाद हम एक और समझेंगे कि सर तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है। तो यहाँ एक हेड नोट करेंगे, तुल्यकाली उपग्रह। उपग्रह ये क्या होता है? तुल्यकाली उपग्रह, ये भी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है। तो ये ऐसा उपग्रह होता है जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। अगर जिस गति से पृथ्वी गति कर रही है उसी गति से वो भी गति करता है। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर कोई तुल्यकाली उपग्रह है, अगर उसको पृथ्वी से देखा जाएगा तो वह स्थिर नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि पृथ्वी का आवर्तकाल और उसका आवर्तकाल बराबर हो जाता है, इसलिए वह स्थिर नजर आता है। अगर तुल्यकाली उपग्रह पर कोई व्यक्ति बैठ जाए, वहां से पृथ्वी को देखे तो पृथ्वी स्थिर नजर आएगी, और पृथ्वी से अगर तुल्यकाली उपग्रह को देखा जाए तो वह स्थिर नजर आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसा उपग्रह, ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है, तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। तुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। तो हमें समझ में आया कि सर तुल्यकाली उपग्रह क्या है। तो तुल्यकाली उपग्रह क्या है कि एक ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल मतलब 24 घंटे के बराबर होता है। तो पृथ्वी का वैसे आवर्तकाल कितना होता है? तो हम यहाँ लिख देंगे पृथ्वी का टी मतलब आवर्तकाल बराबर तुल्यकाली उपग्रह का टी मतलब आवर्तकाल, और बराबर होता कितना है? होता है 24 घंटे। 24 घंटे है। तो कुल मिलाकर हमें समझ में आया कि सर आवर्तकाल होता क्या है। मतलब जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है, तो जिस वेग से पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है उसी वेग से वह तुल्यकाली उपग्रह भी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति करता है। तो कुल मिलाकर वो दोनों स्थिर नजर आते हैं। तो हम याद रखेंगे कि पृथ्वी का आवर्तकाल बराबर तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल बराबर होता है 24 घंटे। तो ये हमको समझ में आ गया कि सर सेकेंड लोलक क्या होता है और तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है। अब इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन और आता है कि उपग्रहों पर जी शून्य हो जाता है, तो उपग्रहों पर जो लोलक घड़ी है वो काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है सर ये जी की वैल्यू अगर शून्य रख देंगे तो शून्य का भाग लगाएंगे इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब जो लोलक घड़ी है वहां पर काम नहीं करती। तो इसको हम अलग से लिख के चलेंगे नोट पॉइंट में कि उपग्रहों पर जी का मान शून्य होता है। इसलिए वहां लोलक घड़ी काम नहीं करती है। लोलक घड़ी जो है वो वहां पर बिल्कुल काम करेगी ही नहीं। तो हमें ये समझ में आ गया। तो ये वाला जो चैप्टर है मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ बचा तो नहीं है? नहीं बचा है, सब कुछ लगभग हो ही गया। ये वाला चैप्टर हमने पूरी तरह से कवर कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए। कुछ अपने दोस्तों से इस वीडियो को भेजकर उनसे सब्सक्राइब करवा सकते हैं, खुद भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर तुम्हें समझ में आती है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।